वेलकम टू एरन न्यूज़। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं तो आप हेडलाइन देख के समझ ही गए होंगे कि 6 नई कंट्रीज़ जो है वो ब्रिक्स का पार्ट बनने जा रही हैं। इस समय साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है, जिस सम्मेलन के अंदर ये डिसीजन ऑफिशियली किया गया है। इस नई कंट्रीज़ के ऐड होने से ब्रिक्स को क्या फ़ायदा मिलेगा, ब्रिक्स इससे कितना स्ट्रांग होगा, इससे किस तरीके के इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिलेंगे आने वाली कंट्रीज़ को भी, साथ साथ में ब्रिक्स को भी, इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। पर शुरू करने से पहले हम लोग साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है, एक बार हम उनका एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। As the 5 BRICS countries, we have reached agreement on the guiding principles, standards, criteria, and procedures of the BRICS expansion process, which has been in discussion for quite a while. We have consensus on the first phase of this expansion process, and other phases will follow. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. तो जैसा कि आपने अभी सुना, 2024 में 1 जनवरी से जो है ब्रिक्स में ये नई जो कंट्रीज़ हैं इनको शामिल कर लिया जाएगा। तो हम लोग अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसका ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संक्षिप्त नाम है, जिसे शुरू में 2006 में साझा आर्थिक हितों के साथ प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करने के लिए स्थापित किया गया था। तभी से संगठन वैश्विक मामलों में एक दुर्जय खिलाड़ी के रूप में विकसित हुआ है, जो आर्थिक विकास, राजनीतिक समन्वय और आम चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ब्रिक्स आज के टाइम पर दुनिया के कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स में से है। हाँ, इसमें मेंबर्स कम हैं, अभी एक छोटा ग्रुप है, लेकिन इसमें जो मेंबर शामिल हैं वो आर्थिक रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। साथ ही साथ में इनकी जो वैश्विक नीतियां हैं उनसे बहुत सारे देश प्रभावित हैं और आज के टाइम पर ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि इस एक्सपेंशन से आगे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इन एक्सपेंशन वाली कंट्रीज़ को जो इसमें अभी शामिल होंगी। तो इसका भी ओवरव्यू हम पढ़ते हैं। ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल करने का निर्णय अभी आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जब इन नए सदस्य देशों के नाम आधिकारिक तौर पर अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात का खुलासा किया गया है। यह विस्तार वैश्विक मंच पर ब्रिक्स के प्रभाव को बढ़ाने का वादा करता है। तो अभी ये 6 नई कंट्रीज़ हैं जो इसमें शामिल हो रही हैं: अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये सारी कंट्रीज़ अपने आप में यूनिक हैं, इनके पास में अपने अपने अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज हैं, जिनसे कि अगर ये ग्रुप में शामिल होते हैं और ब्रिक्स की पॉलिसीज़ के हिसाब से इंडिया के साथ में स्पेशली अगर इन लोगों का बिजनेस बढ़ता है तो इस पॉलिसी से इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे अर्जेंटीना के पास रिसोर्सेज में मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं जो कंप्यूटर बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हार्डवेयर बनाने मोबाइल के उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। मिस्र को हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अनाज और अलग अलग तरीके के आइटम्स, ऑटो पार्ट्स, बाइक्स, गाड़ियाँ, बहुत कुछ जाता है। इथोपिया में भी सेम चीज़ होती है। ईरान ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पॉलिसीज़ के अंदर आज उस पर बहुत सारे सेंक्शन है। अगर उसको ऐसी पॉलिसीज़ का बेनिफिट मिलता है ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप में आने से, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऑयल का बेनिफिट मिलेगा, नेचुरल गैस का बेनिफिट मिलेगा। और ईरान को बहुत सारी ऐसी चीज़ें सेंक्शन की वजह से आज उसके लिए बहुत मुश्किल है अपने पास में लाना या ख़रीदना, उसमें उसको भी बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। साथ ही साथ में सऊदी अरब और अरब अमीरात दोनों ही कंट्री आज डेवलपमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। उनसे हम लोगों को ऑयल और नेचुरल गैस का बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन इन कंट्रीज़ को हम लोग बहुत बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो अनाज हो, पानी भी
पानी तक एक्सपोर्ट किया जाता है वहाँ पे, और टेक्नोलॉजीज़ हो गई, मैन पावर हो गई, बहुत कुछ दिया जाता है। और इन पॉलिसीज़ के अंदर में इन लोगों के लिए भी इंपोर्ट करना बहुत आसान होगा, और हम लोगों के लिए भी इंपोर्ट करना वहाँ से आसान हो पाएगा, जिससे टैक्सेस के अंदर काफ़ी कमी मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा एक्सपेंशन सभी के लिए। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल डायनामिक्स, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ग्लोबल डायनामिक्स पर, ये भी देखने वाली चीज़ है। ब्रिक्स में 6 नए देशों के शामिल होने से दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह विस्तार विविध दृष्टिकोण, अनुभवों और विशेषज्ञता को अपनाने का प्रतीक है, जो वैश्विक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करके सतत विकास को बढ़ावा देने में भू राजनीतिक चिंताओं को संबोधित करने के लिए गठबंधन के दृष्टिकोण से समृद्ध करता है। देखिए ग्लोबल डायनेमिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ब्रिक्स एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। इसमें इन कंट्रीज़ के आने से इनको बेनिफिट ये मिलेगा, जैसे इथोपिया, मिस्र जैसी कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ हैं, इनमें होता क्या है कि बहुत बड़ी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, ये लोग आसानी से घुस जाते हैं क्योंकि इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत वीक है। ये ब्राइब करते हैं, अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स देते हैं लोगों को, और बहुत लो स्तर पर एक तरीके का टेररिज्म फैला के रखते हैं, जिससे ये कंट्रीज़ जो है बॉर्डर डिस्प्यूट और अलग तरीके की चीज़ों के अंदर घिरी रहती है, जिससे इनके यहाँ पे कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। और इससे इनको ये बेनिफिट मिलता है कि ऐसे ग्रुप्स को स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं, जिससे कि इनको आसानी से जो ज़मीन से निकलने वाले मिनरल्स हैं या ऑयल है, इसको ये बिल्कुल फ्री में बराबर ले जाएं और अपनी फैक्ट्रियों के अंदर फिर इनको डेवलप करके और फिर उससे अरबों खरबों रुपए कमाएं। तो ये कंपनियां आसानी से घुस जाती हैं, लेकिन जब ये इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगी तो इन कंट्रीज़ को ये बेनिफिट मिलेगा कि इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ के बैकअप होने की वजह से इनको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल पाएगी, और जो वर्ल्ड से प्रेशर पड़ता है इन डेवलप कंट्रीज़ को अनस्टेबल रखने के लिए, उससे कहीं ना कहीं बच पाएंगे। और जो ये भू राजनीति होती है, यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए, इनको भी बैठ के आसानी से हल किया जा सकेगा, जैसे इंडिया चाइना में चल रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्रिक्स पे एक प्रॉब्लम भी आती है। तो ग्लोबल डायनेमिक्स में इनको एक तो सुरक्षा मिल पाएगी, साथ ही साथ में आपसी जो व्यापार है उसको भी बढ़ाने में काफ़ी बढ़ावा मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या क्या रहेंगे। नए सदस्य देशों की आर्थिक क्षमता निसंदेह आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के ब्रिक्स के प्रयासों में नई गति लाएगी। विस्तृत गठबंधन के भीतर प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योगों, संसाधनों और बाजार में बढ़ती विविधता व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी नियम के लिए नए रास्ते खोल सकती है। तो ये इकोनॉमिकल लेवल पे भी बहुत बेनिफिट देने वाला है। अगर हम मेक इन इंडिया की भारत में बात करें, तो भारत आज के टाइम पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, जैसे कि चाइना ऑलरेडी बन चुका है। तो इन कंट्रीज़ के साथ में अगर ऐसी पॉलिसीज़ बन जाएं जिससे कि वहाँ से इंपोर्ट करना आसान हो, एक्सपोर्ट करना वहाँ पे आसान हो। इंडिया मोस्टली इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारा बैन लगा के रखता है, तो बहुत मुश्किल होता है इंपोर्ट करना। लेकिन ब्रिक्स की समझौतों और पॉलिसी के तहत अगर इन देशों से के बीच में व्यापारिक संबंध भारत का स्थापित होते हैं, तो बहुत सारे मिनरल्स, स्पेशली रेयर अर्थ मिनरल्स, जिनका यूज़ आज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से लेके रॉकेट तक में किया जाता है, उनको आसानी से इंपोर्ट किया जा सकेगा। उन पे हैवी टैक्स ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी, साथ साथ में स्पेशल रेट्स मिल सकते हैं, ट्रेड फ्री एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। इससे बेनिफिट इंडिया के मेक इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तो मिलेगा ही मिलेगा, इन देशों को भी ये बेनिफिट मिलेगा कि इंडिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स किए जाएंगे, इंडिया से एजुकेशन मिल पाएगी, देशों के अंदर एक दूसरे में लोग पढ़ने के लिए जा सकेंगे, आपके वर्क वीज़ा आसानी से मिल पाएंगे। इससे हमारे पासपोर्ट को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जिन कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, तो उनका पासपोर्ट उन कंट्रीज़ के अंदर बहुत आसानी से वैलिड होता है, क्योंकि वहाँ पर आसानी से उन्हें वर्क वीज़ा काम करने के लिए दिया जा सकता है। तो देशों के बीच में आपसी विकास और आर्थिक समन्वय आसानी से बैठ पाएगा। अब जियोपॉलिटिकल बैलेंस, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे जैसे भू राजनीतिक परिदृश्य विकसित हो रहा है, इन नए देशों को शामिल करने से ब्रिक्स को अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद मिल सकती है। क्षेत्रीय संघर्षों, जलवायु और वैश्विक शासन जैसे मुद्दों को संबोधित करने समय राष्ट्रों को व्यापक प्रतिनिधित्व अधिक व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। देखिए जियोपॉलिटिकल बैलेंस में कैसे हेल्प मिलेगी, इसका बेनिफिट इस तरीके से मिलता है, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, इसमें कई बार ऐसे ऐसे मुद्दे यूएन में उठा लिए जाते हैं जिनसे कि एक कंट्री जिसकी पॉलिटिकल या
जो आपका मिलिट्री पावर वीक होती है उनको आसानी से दबा लिया जाता है, उनमें हमला कर दिया जाता है या उनके अंदर वहाँ पर ऐसे टेररिज्म को फैला दिया जाता है। इन चीज़ों को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ में यूएन के लेवल पे इस तरीके के सैंक्शंस डाल दिए जाते हैं या इस तरीके की चीज़ें कर दी जाती है जिससे कि इन लोगों को एड मिलनी बंद हो जाए, लोन मिलना बंद हो जाए। तो उन जैसे मुद्दों के अंदर भी कहीं ना कहीं जब इतने सारे देश एकजुट होकर आवाज़ करेंगे तो आसान नहीं होगा देशों को दबा पाना जो ब्रिक्स के मेंबर होंगे, क्योंकि सब एक में एकजुट होकर एक मत होकर उन चीज़ों की ओर बात करेंगे। तो जो वैश्विक शासन है यानी कि दुनिया के ऊपर राज करने की जो एक थॉट प्रोसेस स्पेशली वेस्ट के अंदर पैदा हुई है, यूरोपियन और यूएस जो ये कंट्री है ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करती है। आप अगर इंटरनेशनल न्यूज़ को फॉलो करेंगे तो आप बहुत जगह पे ऐसा देखेंगे कि कुछ कंट्रीज़ के ऊपर इसलिए बैन लगा दिया, उनको दुनिया के अंदर खतरनाक कंट्रीज़ का नाम दे दिया जाता है, ये अपने यहाँ पे उनके लोगों को आना बंद कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी जाती है जिसकी वजह से वर्ल्ड के अंदर उन कंट्रीज़ का नाम खराब हो जाता है, जिससे कि वहाँ पर अच्छे डेवलप कंट्रीज़ व्यापार करने से डरते हैं। तो इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सकेगी, तो ये एक जियो पॉलिटिकल बैलेंस बनाया जा सकेगा जो एक तरफा वर्ल्ड के ऊपर, दुनिया के ऊपर राजनीतिक वैश्विक शासन करने की एक जो नीति बहुत लंबे समय से चली आ रही है, इसको भी रोका जा सकेगा। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर, जहां ब्रिक्स का विस्तार रोमांचक अवसर प्रस्तुत करता है, वहीं पर कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। देशों के बड़े और अधिक विविध समूहों के बीच में प्रभावी संचार, समन्वय और सर्वसम्मति से निर्माण सुनिश्चित करना संपूर्ण होगा। हालांकि इन देशों की संयुक्त ताकत, संसाधन और दृढ़ संकल्प जटिल वैश्विक चुनौतियों के लिए नवीन समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो देखिए, जहाँ पर इसमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अच्छी बातें, वहाँ पे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ऐसे हैं कि जैसे ब्रिक्स में जो कंट्रीज़ है ना इस टाइम पे, उसमें कुछ कंट्रीज़ बिल्कुल डेवलप हैं, उनके पास में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। कुछ कंट्रीज़ है जो कि अभी डेवलपिंग है, रिसोर्सेज भी हैं, एक ठीक ठाक मार्केट भी है उनके पास में, लेकिन अगर पॉलिसीज़ ऐसी बना दी जाती हैं इसके अंदर कि वो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी क्रिएट हो जाए और वो इनकी मार्केट को अपने प्रोडक्ट से फ्लड कर दें और कहीं ना कहीं इन देशों की इकोनॉमी से कोलैप्स हो जाए, तो ये ब्रिक्स के लिए एक सेटबैक होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे कि कहीं ना कहीं ब्रिक्स को एक नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। लेकिन अगर पॉलिसीज़ को इस तरीके से बनाया जाए कि बेनिफिट दोनों कंट्रीज़ को बराबर हो, एक तरीके की पॉलिसीज़ ना बनाया जाए, कंट्रीज़ की कंडीशन और उनकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को देख के ही उन चीज़ों को डिसाइड किया जाए। मान लीजिए जैसे इंडिया है आज के टाइम पे और चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब है, लेकिन दोनों के बीच का जो ट्रेड इम्बैलेंस है अगर आप देखेंगे तो इंडिया एक्सपोर्ट चाइना को कितना ही करता है, कुछ बिलियंस का, और इम्पोर्ट कितना करता है, हज़ारों बिलियंस का। तो यानी अगर दोनों के बीच का ट्रेड बैलेंस का डेफिसिट कर दे तो यहीं कोई 10% से लेकर 90% करेगा, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट कहीं 10% पे होगा तो उनका एक्सपोर्ट यहाँ पे 90% होगा। इतना बड़ा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस की वजह से कंट्रीज़ की इकॉनमी कोलैप्स होती है, क्योंकि उन देशों का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है उन कंट्रीज़ के अंदर, और वहाँ की जो लोकल कंपनीज़ हैं वो उनके साथ में compete नहीं कर पाती, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स बहुत बड़े लेवल पे जो है ना वो मैन्युफैक्चर होते हैं और उसकी कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ती है। तो इस वजह से लोग तो वही खरीदेंगे जो सस्ता पड़ेगा और क्वालिटी भी मिलेगी। तो इस वजह से ऐसा पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जिससे कि इस तरीके का इम्बैलेंस पैदा ना हो। अगर ये चैलेंजेस को ख़त्म कर लिया जाता है तो देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और लोगों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हर बाज़ार के अंदर सबको प्रॉपर एक्सेस वहाँ की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को देख के किया जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज के टाइम पे ब्रिक्स में शामिल होने के लिए बहुत लंबी लाइन है देशों की। अगर इन देशों के साथ में इस तरीके से व्यापार समन्वय अच्छा बनता है तो इन फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि बहुत सारी और कंट्री भी जल्दी ही ब्रिक्स की मेंबर बने, और ये वैश्विक तौर पे बहुत अच्छा रहेगा भारत के लिए भी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब के अलावा इंडिया एक वैश्विक गुरु के रूप में भी आज उभर रहा है आगे। अगर हम इस टॉपिक के कंक्लूजन पे आएँ तो 2024 में ब्रिक्स गठबंधन में 6 नए देशों का स्वागत करने का निर्णय उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह विस्तार सहयोग, एकजुटता और पारस्परिक विकास की भावना का प्रतीक है जिसके लिए ब्रिक्स खड़ा है। चूँकि दुनिया जटिल चुनौतियों से जूझ रही है, ब्रिक्स के भीतर इन देशों की विविध विशेषता और सामूहिक
प्रयास सभी के लिए आर्थिक समृद्धि समन्वय भविष्य को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो अगर हम इसका कंक्लूजन समझे तो यही है कि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनके शामिल होने से हर एक को बेनिफिट होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि जो भी देश इसमें अब शामिल होने वाले हैं इन सब के अंदर कुछ ना कुछ अपना खास है और वो शेयर करेंगे। जैसे ईरान के पास ऑयल है, सऊदी और यूएई के पास में भी ऑयल है और इनके पास बहुत सारा पैसा भी है इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब ये लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे सऊदी और यूएई इन सारी कंट्रीज़ के अंदर, तो ये भी बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स को तैयार कर सकते हैं अपने यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, जिससे कि सेल्फ इंडिपेंडेंसी बढ़ती है। अगर पैसा किसी देश में बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इंडिया इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि सऊदी अरेबिया यूएई से बहुत बड़े लेवल के ऊपर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आए, और वो तभी हो पाता है जबकि इन्वेस्ट करने वाली कंट्रीज़ को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलें। जैसे आज के टाइम में सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए इंडिया के अंदर होड़ चल रही है, ये लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। बड़े बड़े यहाँ पर ऑयल के फ़िल्टर प्लांट्स लगाने की यहाँ पे कवायद चल रही है। जैसे रिलायंस अभी बहुत बड़ी एक फ़िल्टर रिफाइनरी लगा रहा है जिसके अंदर कि यहीं पर ही ऑयल को कच्चे को ला के रिफ़ाइन करके रखा जा सकेगा, स्टोर किया जा सकेगा। तो उसके अंदर हज़ारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अरामको से सऊदी अरब से आ रही है। तो इस तरीके से अर्जेंटीना जो नया देश अभी शामिल होने जाएगा उसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियर यूरेनियम से लेके और छोटे छोटे कंप्यूटर्स और मोबाइल बनाने के रेयर अर्थ एलिमेंट तक बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बनती हैं, निकलती हैं, जिसको रॉ मटेरियल के तौर पे इंडिया में लाके यहाँ पर सेल्फ इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग हब्स को जो है वो डेवलप किया जा सकता है। तो इस तरीके से इंडिया के लिए भी और बाकी ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए भी एक ये बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला मौका हो सकता है। तो ये 6 कंट्रीज़ हम होप करते हैं ऐड होने के बाद में सभी को इससे बेनिफिट मिले और आने वाले टाइम में ब्रिक्स की जो अभी करेंसी बनाने की तैयारी चल रही है उसको भी कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। टॉपिक ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके पास में टाइम टू टाइम ऐसी न्यूज़ पहुंचती रहे। इसी के साथ आज का हम टॉपिक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।